हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। इस समय मैं एम्स की वेबसाइट के ऊपर हूँ। एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। और आप में से जो लोग भी आगे चल कर के पीएचडी करना चाहते हैं एम्स से में, तो आपके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि एम्स ने अपने पीएचडी एडमिशन्स की नोटिफिकेशन निकाल रखी है। और पीएचडी करने के लिए एम्स में कई सारी जो पोजीशंस ऐसी भी हैं जहाँ पे फंड्स अवेलेबल हैं, यानी कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपके पास सीएसआईआर नेट नहीं भी है या आपके पास कोई फेलोशिप खुद की नहीं भी है, तब पर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे फंड्स अवेलेबल हैं और आप फेलोशिप के साथ साथ अपनी पीएचडी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप, अगर इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए। ये वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे देंगे ताकि आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्रॉस्पेक्टस है वो भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर देंगे। वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें वहीं से आपको मिल जाएंगी। अब देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एकेडमिक कोर्सेज में, यहाँ पे राइट मोस्ट कॉर्नर में आपको पीएचडी नजर आएगा। पीएचडी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब पीएचडी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, क्लिक हियर। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना वहाँ पे सारी की सारी जो डिटेल्स होगी, अपना फ़ोन नंबर हो गया, अपना ईमेल आईडी हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डालनी होंगी। फिर जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक मेल आएगा और उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ का प्रॉस्पेक्टस ज़रूर देख लीजिए। लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे नीचे आपको प्रॉस्पेक्टस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने आपके लिए ऑलरेडी वो फाइल डाउनलोड कर रखी है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि ये फाइल बहुत बड़ी है, तो मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसके बारे में बताता जाता हूँ और आप इससे कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो बताता जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पीएचडी प्रोग्राम के लिए प्रॉस्पेक्टस है जुलाई 2023 सेशन के लिए। यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है। 2 तारीख को यहाँ पे जो एडमिशन का जो नोटिफिकेशन था वो 2 तारीख को आ गया था। 16 तारीख इसकी लास्ट डेट है, यानी कि परसों इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वेडनेसडे को। और 21 तारीख को अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है तो उसका स्टेटस आपको 21 तारीख को देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अगर मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की लास्ट डेट की बात करूँ तो 24/8/2023 है। ठीक। इसके अलावा अगर आप फॉरेन नेशनल हैं और आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी यहाँ पे सेंड करवाने की लास्ट डेट 24/8/2023 है। जो एडमिट कार्ड वगैरह की जो डेट है, एडमिट कार्ड आपको जो वेबसाइट से मिलेगा वो 28 तारीख को, 28/8/2023 को मिल जाएगा। रिटन टेस्ट जो है वो 2/9/2023 को है, ये बात भी याद रखिएगा। 2 तारीख को आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो 8/9/2023 को है। डेट जो रिजल्ट की है वो 8/9/2023 है। और डिपार्टमेंटल असेसमेंट, यानी कि दो, यहाँ पे एक्चुअली 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 का रिजल्ट जो है वो 8/9 को आ जाएगा और डिपार्टमेंटल असेसमेंट का रिजल्ट 15/9 को आएगा। फाइनल रिजल्ट कि कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो 20/9 को आ जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो प्रोग्राम की है वो 16/10/2023 है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेता हूँ। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को 2,000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 1,600 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी फी, कोई उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब मैं अगर नीचे स्क्रॉल करता हुआ जाऊँ तो ये इंट्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो कंटेंट है इस पूरे प्रोस्पेक्टस का उसको मेंशन किया गया है। यहाँ पे एम्स के बारे में बात की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। तो समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट है। ये 90 मिनट में आपको 2 स्टेजेस का टेस्ट देना होगा, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2 तारीख है, 2/9। दिल्ली एनसीआर में ही आपका सेंटर पड़ेगा। एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन 10 बजे से सुबह 11 साढ़े 11 बजे है, 1.5 घंटे का पेपर है। लैंग्वेज ऑफ द पेपर इंग्लिश है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 70 आएंगे। स्टेज नंबर 1 में 30, स्टेज नंबर 2 में 40 क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है वो इस तरीके का है कुछ कि नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के मैं बारे में यहाँ बात करूँ, ये मेडिकल ऊपर वाला जो है ये मेडिकल डेंटल नर्सिंग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, नीचे वाला नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए। तो एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस 30 आएंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस 40 आएंगे।
करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/1/3 माइनस हो जाएगा। अनआंसर्ड क्वेश्चंस में 0 मार्क्स, नॉट आंसर्ड वही 0 मार्क्स हो जाएगा। आपको एटलीस्ट 35 मार्क्स लेके आने हैं स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 में, तभी आप स्टेज नंबर 3 के लिए कंसिडर किए जाएंगे। और अगर आपके 35 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको स्पेशल वेटेज दिया जाएगा और आपके मार्क्स जो हैं वो कंबाइंड मार्क्स में 10 नंबर और ऐड कर दिए जाएंगे। वो मैं भी आगे बता देता हूँ कि किस तरीके से वो होगा। 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्टेज नंबर 3 के लिए, यानी कि स्टेज नंबर 3 बेसिकली एक इंटरव्यू की तरीके से है। स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 में पास कैंडिडेट्स का 3 गुना यहाँ पे स्टेज नंबर 3 में बुलाया जाएगा और स्टेज नंबर 3 जो है वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक, तो ये सारा हो गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि समरी एंड नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नाम दिया है और डिपार्टमेंट का नाम देख करके ही आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही अप्लाई करना है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो FA दिया हुआ है। FA मतलब फंड्स आर अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पे साइंटिस्ट के पास एक प्रोजेक्ट होगा या एक से अधिक प्रोजेक्ट हो सकते हैं और प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको उसी प्रोजेक्ट में PhD का डिग्री मिल जाएगा। कुछ पोजीशंस ऐसे भी हैं जो अदर फेलोशिप के अंडर में आ रही हैं, यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट के पास फंड्स नहीं है, अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है तो यहाँ पे आकर के आप काम कर सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अब जैसे कि मैं आपको कुछ के बारे में बता देता हूँ, जैसे बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो फंड्स अवेलेबल वाली सीट्स हैं वो ज़ीरो है, यानी कि अगर मैं डिपार्टमेंटल फंड्स के में करना चाह रहा हूँ, यानी कि मेरे पास खुद की कोई फेलोशिप नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो सीट्स हैं। और अगर अदर फेलोशिप के बारे में बात करूँ, जिन जो स्टूडेंट्स के पास अगर फेलोशिप है खुद की, तो ऐसे 2 स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल सकता है। उसी तरीके से अगर बायोफिजिक्स की बात की जाए तो 5 सीट्स फंड्स अवेलेबल कैटेगरी में है, अदर फेलोशिप कैटेगरी में 8 सीट्स हैं, 13 सीट्स यहाँ पे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, और प्लस आपके पास कोई फेलोशिप अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है और आप अपनी फेलोशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको ये देखना होगा कि अदर फेलोशिप वाली सीट्स कहाँ कहाँ पे हैं। अब ये तो एक ओवरव्यू दिया हुआ है सीट्स का। मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं हर डिपार्टमेंट में। जो भी सीट है वो उसका कोड क्या है, कोड से मेरा मतलब है क्या फंड अवेलेबल वाला सीट है या अदर फेलोशिप वाला सीट है। इसके अलावा वहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब दिया हुआ है। जैसे अगर मैं एक एनाटॉमी की बात करूँ, सबसे पहले एनाटॉमी में फंड्स अवेलेबल वाली सीट 1 है, अदर फेलोशिप वाली सीट्स 4 हैं, टोटल मिला के 5 सीटें हैं। तो ये जो फंड्स अवेलेबल वाली सीट है, पहली सीट, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स 1 है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। आप देख सकते हो MSc लाइफ साइंस को अलाउ कर रखा है और यहाँ पे वो प्रोजेक्ट का टाइटल है। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे फंड्स अवेलेबल वाले में एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें आपको काम करना पड़ेगा और उसी प्रोजेक्ट पे आपको डिग्री मिल जाएगी। तो प्रोजेक्ट का टाइटल है टू स्टडी द रोल ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन ऑन द एमाइलॉइड बीटा इंड्यूस्ड न्यूरो डिजनरेशन एंड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस फॉर अल्जाइमर्स डिजीज। प्रोजेक्ट का कोड यहाँ पे दिया हुआ है और फंडिंग ICMR से। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे ये FA फंड्स अवेलेबल वाली सीट थी, अदर फेलोशिप वाली सीट है, उसका यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है। यहाँ पे उस जिस भी एरिया में आपको काम करना है वो दिया हुआ है और ICMR का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अदर फेलोशिप 2, अदर फेलोशिप 3, अदर फेलोशिप 4, इस तरीके से सिमिलरली बायोकेमिस्ट्री में दिया हुआ है। अब बायोकेमिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि कोई भी फंड्स अवेलेबल वाली पोजीशन है ही नहीं यहाँ पे, तो अदर फेलोशिप वाली ही है सारी की सारी। बायोफिजिक्स में हालांकि काफ़ी सारी फंड्स अवेलेबल वाली पोजीशन है और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी कैंडिडेट्स को, लाइफ साइंस कैंडिडेट्स को अलाउ किया हुआ है। तो आप प्रयास करिए कि अगर आपके इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है यहाँ पे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फंड्स अवेलेबल 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे उसके साइड में आपको ये भी दिख रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कई जगह पे यहाँ पे नेट और गेट को भी मांग रखा है, तो अगर आपके पास नेट गेट होगा तभी आप यहाँ पे अप्लाई करिए। इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। देखिए बायोस्टैट्स के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी में भी यहाँ पे फंड्स अवेलेबल वाली एक भी सीट नहीं है और सारी की सारी अदर फेलोशिप वाली सीट्स है। आप देख सकते हैं 4 सीट्स हैं, 4 की चारों अदर फेलोशिप वाली। कार्डियक बायोकेमिस्ट्री में एक सीट फंड अवेलेबल वाली है। तो आप साइड बाय साइड ये चेक कर सकते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये मैंने बता दिया, आप इसको देख सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा है, तो अगर मैं एक एक डिपार्टमेंट के बारे में बताता चलूँगा तो वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन आपका इंटरेस्ट आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर मैं नीचे आता हूँ तो नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि सिर्फ एक एक डिपार्टमेंट की सीट्स जो है वो क्लब कर दी जाएगी। जैसे कि अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे जैसे 5 सीटें हैं, तो सारी की सारी सीटें क्लब कर दी जाएंगी और एक कैंडिडेट को एक डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक, कैंडिडेट जिनके पास अपनी खुद की फेलोशिप है वो अदर फेलोशिप और फेलोशिप अवेलेबल दोनों कैंडिडेट दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट। और जिनके पास फेलोशिप खुद की नहीं है
वो तो अदर फेलोशिप कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे। ठीक। अब यहाँ पे जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये मेडिकल क्वालिफिकेशन यानी कि एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये नर्सिंग क्वालिफिकेशन यानी कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है। नॉन मेडिकल मतलब जो हम लोग का है, जैसे कि बीएससी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हुआ, एमएससी लाइफ साइंस हुआ, और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे एमएससी, अदर देन एमएससी नर्सिंग डिग्री के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और एमटेक डिग्री के, इसके अलावा बीएएमएस बीएचएमएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। लेकिन अगर जिसने भी डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी पढ़ाई की हुई है मास्टर्स, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप फेलोशिप वाली कैटेगरी में अप्लाई करें, तो आपके पास ये जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें से कोई वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये वैलिड सर्टिफिकेट है, तो आपको स्पेशल वेटेज मिलेगा फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स। आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा प्रूफ ऑफ अवार्ड। इसके अलावा स्पेशल वेटेज के लिए आपके पास ये भी फॉलोइंग क्राइटेरिया को भी आपको फॉलो करना है। जो भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने पास किया हुआ है, वो आपके पास उसका जो डिक्लेरेशन होना चाहिए, वो जुलाई 2021 से 16/8/2023 के बीच में होना चाहिए। और जो अबव लिस्टेड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसी में से एक होना चाहिए, और फेलोशिप आपकी टेनेबल होनी चाहिए एम्स न्यू दिल्ली में। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। अगर अदर फेलोशिप वाली सीट्स के बारे में मैं बात करूँ, तो अदर फेलोशिप सीट्स में अप्लाई करते समय फॉलोइंग क्राइटेरिया का ध्यान रखिए। आपके पास कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ a fellowship tenure at एम्स एंड आर एलिजिबल, यानी कि इसमें जो फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स हैं, वो भी अदर फेलोशिप वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ और नोट्स भी हैं। यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास, आप अभी अपियरिंग कैटेगरी के अंदर हैं, तो आपके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 16/8/2023। अगर इसके बाद आप सबमिट कर रहे हो अपनी क्वालिफिकेशन, तो आप एलिजिबल नहीं। दूसरी चीज़, completing the requisite qualifications means the final result of the qualifying examination must have been declared। आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए, जो डेट स्पेसिफाई की गई है। जो लोग एम्स फैकल्टी हैं, वो उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो एम्स के गाइडलाइंस के हिसाब से किया जाएगा। जो लोग CSIR नेट क्वालिफाइड है, उनको भी स्पेशल वेटेज यहाँ पे दिया जा सकता है, ये बताया जा रहा है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 3 साल का मिनिमम रेजिडेंसी पीरियड होता है, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स को 5 साल यहाँ पे लग जाते हैं, ये लिखा हुआ है। 5 ईयर्स के ऊपर भी अगर लग रहा है तो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है। इसके अलावा भी 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दूसरी तरीके से मिल सकता है। खैर, ये सब बातें तो जब आप PhD वहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएंगी, लेकिन मिनिमम रेजिडेंसी पीरियड जो है वो 3 साल का है। ठीक। अब क्वेश्चन पेपर के बारे में बात किया कर लिया जाए। स्टेज 1 जो है वो 30 मार्क्स का है, स्टेज 2 40 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन को सही करने पे 1 नंबर आपको दिया जाएगा, और गलत करने पे 1/3 माइनस हो जाएगा। अब नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के बारे में अगर मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर आप नॉन मेडिकल कैंडिडेट हैं, 10 नंबर आपको ऐड कर दिया जाएगा आपके टोटल स्कोर में। स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 के स्कोर पे 10 नंबर ऐड कर दिया जाएगा, अगर आप फॉलोइंग क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। सबसे पहला, दे आर एलिजिबल फॉर स्टेज नंबर 3, आपको स्टेज 3 के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपने ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए होंगे, तो भी आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे स्पेशल वेटेज के थ्रू। ऐसे स्टूडेंट्स को अदर फेलोशिप या ओन फेलोशिप के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा, और प्रूफ ऑफ अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ अवार्ड ऑफ फेलोशिप आपको ऑनलाइन फॉर्म में देना पड़ेगा। ठीक। तो सारे के सारे क्राइटेरिया आपको फिल करने पड़ेंगे, जो नीचे क्राइटेरिया दिए हुए हैं। स्पेशल वेटेज पाने के लिए आपको ये सारे के सारे क्राइटेरिया आपके पास होने चाहिए। रिजल्ट, जो नेशनल एलिजिबिलिटी या नेशनल एंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। अवार्ड ऑफ फेलोशिप आपका नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही होना चाहिए। फेलोशिप आपकी टेनेबल होनी चाहिए एम्स न्यू दिल्ली में, और आपका अवार्ड लेटर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोडेड होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ स्टेज 3 में, स्टेज 3 का जो मार्क्स है, वेटेज है, 20 नंबर है, और यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस या लैब असेसमेंट एग्जामिनेशन होगा। फाइनल रिजल्ट की बात करूँ तो कैंडिडेट्स जिनके पास 50% मार्क्स हो जाते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 कंबाइन करके, उन्हीं को कॉल किया जाएगा, और उससे ऊपर नंबर वाले लोगों को मेरिट में स्थान दिया जाएगा। प्रोसेस ऑफ सीट एलोकेशन जो है वो डिपार्टमेंट से, मैंने बताया था कि सारी सीट्स एक डिपार्टमेंट की क्लब कर दी जाएगी। ठीक है। अब ये सारे का सारा आपको दिया हुआ है नीचे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, आपको किस तरीके से आंसर की फिल करनी है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे कोई भी क्वेरीज वगैरह हैं आपको, तो आप इनको यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। ये डिस्क्लेमर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं ऊपर के पेजेस की बात करूँ, तो यहाँ पे एनेक्जर्स दिए हुए हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के। ये एनेक्जर दिया हुआ है आपका OBC SC ST सर्टिफिकेट के लिए।
तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो अगर रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।